तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम ठीक है, संख्या पद्धति आ रहा है ना, सुनिए। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, आप लोगों को ये भी पता होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ, पता है, लाशा और मासा, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑन एज, उम्र पर आधारित जो प्रश्न होंगे, तो प्रॉब्लम ऑन एज, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज परसेंटेज। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एवरेज, औसत, एवरेज, एवरेज, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड क्या, प्रपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड अनुपात और समान अनुपात, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिगेशन, मिश्रण, एलिगेशन, ठीक है ना। एलिगेशन, मिश्रण, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क, है ना, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। देखिए कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे पाइप एंड सिस्टम या किस्टम, सिस्टम, पाइप और टंकी, पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। और है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन मतलब जो रेलगाड़ी से, ट्रेन से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है ना, हम लोग उसको करेंगे। तो लिख लें प्रॉब्लम ऑन या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, सही है, ये आई रहता है ना। ट्रेन, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न को करेंगे या ट्रेन पर आधारित प्रश्न को करेंगे। नेक्स्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्राथमिकता, हाँ, है, हाँ, या प्रोबेबिलिटी,
दे विल बी, प्राथमिकता। ठीक है, होता है कि एक ताश या एक सिक्का उछालते हैं तो हेड और टेल आने की कितनी संभावना है, दो सिक्का को उछालेंगे, ठीक है ना, दो कॉइन को उछालेंगे तो टेल और हेड आने की कितनी संभावना है, वही प्रोबेबिलिटी है, प्राथमिकता है। इसके बाद हम लोग और कुछ है क्या, देख लो जरा, कुछ रह जा रहा हो आपका तो। एक है, डीआई का पार्ट ही अलग है, वो हम करेंगे, हम बता रहे हैं। डीआई में बहुत सारे पार्ट हैं तो वो हम बता रहे हैं, अभी मैथ का देखिए, ठीक है, डीआई का अलग सेगमेंट है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, ठीक है, तो लिख ले यहीं पे, कहीं पे यहीं पे लिख लेते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, अब हिंदी लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ध्यान रखना। हाँ, अब बोलो, है कोई, थोड़ा सा आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, क्या लिखते हो ट्रिग्नोमेट्री को? ट्रिंगल लिखते हो, क्या लिखते हो? ठीक है, एक और है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, है ना, सांख्यिकी बोलते हैं ना, मेंसुरेशन, ज्यामिति, ज्यामिति मेंसुरेशन, ज्योमेट्री। और कुछ है तो बोल दो, इसके सिवा फिर कुछ रह नहीं जाएगा। हाँ, मैसेज आ रहा है, चलो। सॉरी। तो ये सारा आपका पार्ट मैथ का होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। तो डीआई का एक हम लोग बात करेंगे पाई चार्ट, क्या बात करेंगे, पाई चार्ट या पाई ग्राफ, ठीक है, तो हम लोग डीआई इधर ही बात कर लेते हैं, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। और डीआई का जो पहला सेगमेंट होगा वो होगा पाई चार्ट, आप लिख सकते हैं इसको, बड़ा कर दो, पाई चार्ट, या इसी को कहते हैं पाई ग्राफ, सही है, ये डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट होगा, ठीक है ना। एक हम लोग और बात करेंगे, टेबल, क्या बात करेंगे, टेबल मतलब सारणी, लिखना है लिख दो, टेबल सारणी, और पाई ग्राफ या पाई चार्ट, है ना, जिसको पाई चार्ट में हम लोग को, अच्छा एक और होता है बार ग्राफ, क्या होता है इसको, बार ग्राफ मतलब दंडाकार वक्र, है ना, हाँ, इसको हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं। तो एक होगा बार ग्राफ, आप लिख सकते हैं इसको दंडाकार वक्र,
है। और एक और है छोटा सा, लाइन ग्राफ, रेखा वक्र, ठीक है। तो लाइन ग्राफ, रेखा वक्र, बस ये सारे आपके डीआई के पार्ट होंगे, ठीक है। अभी बोलिए जरा कुछ, अगर आपका छूट रहा है तो हम लोग इस पे बात करेंगे। आई थिंक नो ना। अच्छा लगता है कि मैं पढ़ा लूंगा आपको ये सारा, सच में? चलो देखते हैं। तो एक बार ना अपना सिलेबस नोट कर ले जल्दी से। हाँ, फटाफट नोट कर ले। अच्छा, इधर देख के देखो, इधर नंबर सिस्टम नाम सुने हैं, ज्यादा नहीं तो नाम तो सुने ही है ना। अब हमें इतना मान लेना है भाई कि हमें कुछ नहीं आता, यहाँ पे ना मान करके बैठेंगे बस। आता है ठीक है, लेकिन ना मान करके बैठेंगे। हमने पहले ही बोला है, अभी थोड़ी देर में आज आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। सिस्टम और मैं दोनों में करवाऊंगा, सिलेबस दे रहा हूँ, मैं दे दिया हूँ पहले से ही, ठीक है ना। और अभी जैसे आप लोग ज्यादा बच्चे जब हो जाएंगे तो हम लोग फिर एक सिस्टम से काम करेंगे, मैं पहले ही पीडीएफ बतवा दूंगा आपको, ठीक है ना, सिलेबस का। हाँ, वो आपको सिलेबस मिल जाएगा, अगर कोई भी सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो हम आपको पहले ही सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। या तो आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा या आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। सिस्टम हम लोग बढ़िया से करेंगे, आने वाले समय पर दिन बाय दिन सुधार आता ही रहेगा, ठीक है ना। अभी दो चार बच्चे कल शायद फोन किए थे मैडम जी के पास, तो ऐसे धीरे धीरे आप लोग सहयोग करिए, होता रहेगा। बच्चे जब स्टूडेंट पढ़ता रहेगा सब ठीक हो जाएगा। चलिए, तो नंबर सिस्टम में अब क्या है, संख्या पद्धति, है ना। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, शून्य से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शून्य से। साथ है एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना, लासा और मासा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑन एज, उम्र से जो आधारित प्रश्न होंगे हम लोग उस पर बात करेंगे। परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक है। एवरेज, औसत, और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। एलिगेशन, मिश्रण। टाइम वर्क, समय और कार्य। पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। और ऐसा होता है ना कि एक पाइप से या 3 सेंटीमीटर की पाइप से एक टंकी में जल भरा जाता है, वो आएगा, हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, टाइम और डिस्टेंस, समय और दूरी, ठीक है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, है ना। एक ट्रेन 40 किलोमीटर की स्पीड से पूरब से पश्चिम जा रही है, दूसरी ट्रेन पूरब से पश्चिम 60 किलोमीटर की स्पीड से आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रश्न होंगे। नेक्स्ट होगा प्रोबेबिलिटी, होगी आपकी। प्रोबेबिलिटी का मतलब प्राथमिकता होगा, ठीक है ना। हम लोग वो बात करेंगे कि इसकी क्या प्राथमिकता हो सकती है, ठीक है ना। 2 सिक्के उछाले, 3 सिक्के उछाले, या जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने हुक्म आने या कितने गुलाम आने की चांस है, कितने जो भी है बात करेंगे हम। ताश तो मुझे आता नहीं है, खेलना नहीं आता, ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। क्या है ये प्रोटेक्शन और कॉम्बिनेशन? हाँ, क्रमचय और संचय। नेक्स्ट है हम लोग बात करेंगे टेक्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन, ठीक है। बाकी का तो मुझे नहीं लग रहा कुछ छूट रहा है। दोनों सिलेबस आपके सामने है, रीजनिंग का भी और मैथ का भी। पहले क्या स्टार्ट करें? मैथ। नहीं, स्टार्ट तो दोनों ही करना है, आज ही करना है। मैं इस जब सीसेट पढ़ाऊंगा ना,
तो रीजनिंग और मैथ दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है। 1.5 घंटे इसको, 1.5 घंटे उसको, ठीक है, ऐसे करेंगे। बट अभी मैथ स्टार्ट कर दे रहे हैं। कह सकते हैं अभी अब। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि पहले सर ये पढ़ाओ। हाँ नहीं तो बताना, ठीक है। देखो हम लोग प्रिपरेशन पूरी ठीक दिशा में करेंगे और पूरा करेंगे। इसलिए हमने पहले ही सिलेबस दे दिया आपको कि ना मैं दाएं बाएं हो पाऊं ना आप दाएं बाएं हो पाए। क्या समझ में? मेरा मन करता तो मैं आज कहता कि चलो भाई आज हम आपको परसेंटेज बताएंगे, और आप पढ़ते। पढ़ते नहीं पढ़ते, है ना। लेकिन हमें आपके बेस को मजबूत करना है ना। चलिए अच्छा ये बता दो हमें, तो मैं ये मान के चलूं कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता ही होगा, है ना। अब इतना अगर पीछे जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, है। तो एक दो सवाल हमने आपको बताए थे वो स्टार्टिंग का, अगर ऐसा जोड़ना पड़े तो आप कर लेंगे ना, जल्दी से कर लेंगे। मैं और तरीका बता दूंगा, अब नंबर सिस्टम स्टार्ट ही है तो इसमें हम बता ही देंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये और ये आता है ना। ठीक है, तो सबसे पहले ना एक काम करेंगे हम लोग, पता नहीं कर पाओगे। करना यह है कि पहाड़ा याद कर लेना है, और ज्यादा नहीं याद करना है। 15 तक कर लेना है बस, है। चलिए ठीक है, कहने का मतलब है तो हम, मतलब हम सही है फिर, ठीक है। तो अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए पहली बात हो गई। दूसरी बात ये करना है हमको, इंग्लिश में टेबल याद रखनी। इंग्लिश का मतलब टेबल याद कैसे करना है वो आप समझ गए, 15 तक या 20 तक अपने एबिलिटी के अनुसार याद कर लीजिए, है ना। क्षमता जितनी हो अच्छी बात है, बस आप 15 तक याद कर लीजिए, 20 तक याद कर लीजिए, ज्यादा मत कीजिए। अगर आपको 20 तक याद है तो मैं 5 मिनट में तुमको 200 तक याद करा दूंगा, 5 मिनट लगेगा मुझे। तुम 20 तक याद कर लो, मैं 200 तक तुम्हें 5 मिनट में याद कराऊंगा। याद कराऊंगा भाई, पढ़ाऊंगा नहीं, याद कराऊंगा, मतलब आपको आ जाएगा। मान लिया, हो जाएगा। अब इतना भी विश्वास मत किया करो, लेकिन हो जाएगा, सच बता रहे हैं, हो जाएगा, ठीक है। तो खैर दूसरी बात आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना आपको स्क्वायर याद कर लेना है। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब समझ रहे हैं, वर्ग, वर्गमूल, है ना। जैसे 2 का वर्गमूल क्या होगा, 3 का, 4 का, बस ऐसे ही आपको याद कर लेना है, ज्यादा नहीं याद करना है। 25 तक याद कर लेना बस, 25 तक तुम याद कर लेना, 1000 तक मैं 5 मिनट में याद करा दूंगा। 5 मिनट लगेगा मुझे, 1000 नहीं लाखों में चला जाऊंगा मैं। तुम 25 तक बस याद कर लेना, जिसमें से इजी जी बता दे रहा हूँ। 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। एंड राइट ना, 13 तक पहुंच गए भैया, 10 लाइन तुम याद कर लो। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? बाकी मैं याद करा दे रहा हूँ आपको, इसके आगे का मैं याद करा दूंगा। तो है तो बड़ा, वैसे कोई बोलेगा तो बोलेगा कहा यार तुम गिनती उनती लिख रहे हो, है ना। लेकिन एक पेज छोड़ दीजिएगा जहां भी कर रहे हैं आप, और उसमें कल ना आप बस इतना सा 2 से 20 तक का टेबल आप
अगर याद किए हैं तो ठीक है, लेकिन लिख लीजिए एक बार उसको, मैं चाहूंगा कि उस पर लिख ले, ठीक है ना। और या इसका 25 तक का वर्गमूल आप कंप्लीट कर लो, वर्गमूल और घनमूल दोनों। घनमूल यानी क्यूब कैसे याद करेंगे, जैसे मैं कहूं कि 1 का क्यूब क्या होगा भाई, 1 ही होगा। अगर मैं कहूं कि 2 का क्यूब क्या होगा, यही होगा ना। अगर मैं ये कहूं कि इसका क्यूब क्या होगा, अगर मैं ये कहूं कि इसका क्यूब क्या होगा, अगर मैं ये कहूं कि इसका क्यूब क्या होगा, सही है। बस आप ऐसे ही याद कर लीजिए, ये भी 25 तक याद कर लो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखो आपको ना क्वेश्चन को मिनट के अंदर करना है, मिनट के अंदर करना है। और अगर नहीं करेंगे तो फिर भी मैं कुछ करूंगा नहीं, कुछ होगा नहीं आपका, मतलब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो सब मैं संभाल ले जाऊंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा क्या होगा कि आपको टाइम लग जाएगा एग्जाम के दौरान। मैं चाहता हूं कि टाइम बिल्कुल ना लगे, ये सारा क्वेश्चन जो सॉरी, जिसका क्राइटेरिया 1 मिनट का है, आप उसको 5 सेकंड में करके आओ ना, चाहे इतना टाइम वेस्ट करोगे, तो थोड़ा सा उसको याद किए रहोगे तो फट से आप निकाल लोगे, नहीं तो फिर आपको फिर टाइम लगेगा ना। तो ये छोटी मोटी चीजों में टाइम ना लगाओ, मेरे कहने का मतलब है ना। बाकी तो हम लोग फिर कर ही लेंगे, आगे का काम हमारे ऊपर छोड़ दो। नहीं बात, तो मैथ जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप ये समझिए कि आप बस ज्यादा नहीं, 20-25 तक आप स्क्वायर याद कर लो, 20-25 तक आप जो है क्यूब याद कर लो, 20 तक टेबल याद कर लो। और बाकी तो हम लोग कर ही लेंगे बस। अच्छा ये बताओ, ट्रिक से पढ़ना चाहते हो कि बस, मतलब जैसे आप लोगों ने कॉलेज स्तर पे पढ़ा है वैसे पढ़ना चाहते हो? ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्रिक ही स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इधर देखो, अब आप पहला काम कर लेना है, 25 तक स्क्वायर आप याद करके आ जाना, ठीक है ना। चल हाँ कर लेना ना, वो हो जाएगा। एक बार कहने के बाद नहीं भी आ रहा होगा तो आने से कोई मतलब नहीं होता, इसको आप करके देख लेना, 25 तक कर लोगे, 2 4 बार देखोगे वो याद ही हो जाएंगे। अभी लिखना कुछ मत, पहले देखना कुछ। जब कभी ऐसा हो कि आपसे कहा जाए कि 11 का स्क्वायर क्या होगा, 111 का स्क्वायर क्या होगा, 1011, 1111 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब समझ समझ रहे हो ना। जब एक 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 इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। ज्यादा ही धीमा बोल रहा हूँ मैं, अभी तेज हो जाऊंगा, एनर्जी नहीं मिली है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 11 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर क्या होगा, अब आपको पता है, आपको ये तो पता है ना, अब इसमें कोई बताने की जरूरत तो है नहीं, ये तो सीधा भाई आप लगा लेंगे, हाँ या ना, आएगा ना। ये का तो, इसको तो आ गया ना, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि 11 का स्क्वायर 130 होता है, होता है। लेकिन अगर आपसे कह दे 1 1 1 और इसका क्या कह दे, अब कंफ्यूजन हो। अगर आपसे ये कह दे 1 1 1 1 1 का स्क्वायर, अब अभी देखते जाइए बस आप, आप बस इतना सा समझ लो, ये बता दो मुझे, आप उसको करेंगे कि नहीं करेंगे।
नहीं ये बता दो, टाइम अभी लगा लेंगे ना इसको, लगा लेंगे भाई, क्या दिक्कत है? अरे ज्यादा दिक्कत कुछ नहीं है। आप ऐसा ही करोगे, नहीं स्क्वायर आ रहा तो वन 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 इंटू वन वन वन, यही करोगे ना कि नहीं करोगे, है ना? करोगे तो वन 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 और वन टू थ्री टू वन, यही करोगे कि नहीं करोगे? मतलब टाइम लगा कि नहीं लगा? मैं कुछ ऐसा कर दूं ये सब करने के नौबत ना आए। ये तो भाई सीधी सी बात है, कक्षा एक दो से स्टार्ट कर दिए हैं हम लोग ये सब, है ना? अभी तो केवल यही का था भैया, अगर इसको हल करना पड़ेगा तब दिक्कत होगी, और इसको करना पड़ेगा तो और दिक्कत होगी, इसको करना पड़ेगा तो फिर और भी दिक्कत होगी, इस तरह से अगर और संख्या बढ़ती चली गई तो दिक्कत होगी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ट्रिक क्या है, ट्रिक कहती क्या है? जब वन 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 या इस टाइप के स्क्वायर आपको निकालना पड़े, वन वन का स्क्वायर निकालना पड़े, तो याद रखना है ये कितने डिजिट है? 3। तो आपको लिखना है 1 2 3। क्या लिखना है? क्या लिखना, बोलो यार। 1 2 और फिर उसी का रिवर्स कर देना है, तो 2 1। दिस इज आंसर। नहीं समझ में आया, दोबारा देखो। ये 4 है, 4 डिजिट है, हम लिखे 1 2 3 4, 3 2 1 और यही होगा आंसर। देखो ये 5 है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यही आंसर होगा भाई। ये देखिए कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, यही आंसर होगा, खत्म। क्या टाइम लगा? 5 सेकंड के ऊपर, कम, ज्यादा, लगभग, यही लग रहा है ना? अब तुम कर लो गुणा, जितना करना है, जितनी ट्रिक लगानी है लगा लो, और आंसर यही आएगा। आप इसको करिए गुना खूब और जोड़िए घटाइए लेकिन आना यही है। नहीं आया? आ गया अच्छे से, सिंपल। अगर वन 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 का स्क्वायर पूछे, कभी भी वन का स्क्वायर पूछे, देखो इधर देखो, मैंने इसको तो पता था मुझे कि 11 का स्क्वायर होगा यही 130 होगा, लेकिन अगर मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूं, एक एक दो है ना, तो 1 2 और 1 रिवर्स हो गया। हुआ या नहीं? आराम से। अब बोलो, 5 मिनट के क्वेश्चन को मैं कितने सेकंड में दे सकता हूं? 5 से 10 सेकंड में दे लूंगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा? ये पूछा गया, मत सोचना कि नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, समझे नहीं समझे? अरे भाई अगर आप मान लीजिए 5 डिजिट का इस तरह से करेंगे और फिर इसको गुना हम करें किससे, ऐसे ऐसे ऐसे, बोलो कितना टाइम वेस्ट होगा हमारा? वही लल्लू टाइप का करो, हासिल कितना आया, ये कितना वायु कितना आया, सीधी सी बात पे याद रखो। 5 डिजिट में है तो 1 2 3 4 5 और उसी का रिटर्न 4 3 2 1, हो गया आंसर। आया नहीं आया? कंप्लीट। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। क्या नाम है? सुमित। आया ना? कोई डाउट? सही है, कोई प्रश्न नहीं है, मतलब समझ में आ गया? ठीक है।
मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। तुम 25 तक याद कर लो, मैं कहाँ तक याद करा दूंगा। कितना टाइम लगा मुझे याद कराने में तुम्हें, लगा? याद रखना, हम लोग जो बोल देते हैं ना, बोल देते हैं, मतलब ये मत समझना कि ऐसे बोल दिया। लॉजिक बोलते हैं, तर्क होता है। बाई चांस गलत हो जाए अलग की बात है, इंसान ही हूँ यार, कोई ऐसी थोड़ी ना है कि टेक्नोलॉजी बैठी हुई है, कंप्यूटर में चिप लगा के आया हूँ और हो जाएगा सारा। लेकिन यह है कि हाँ, प्रयास करते हैं कि टाइम जो ज्यादा बताते हैं उसके अंदर करने का। हमने 5 मिनट लिया, लेकिन 5 मिनट लगा नहीं आपको बताने में। इसीलिए मैंने बोला कि आप 20 तक याद कर लो, मैं 200 तक याद करा दूंगा, 1000 तक याद कर लो, 5 मिनट लगेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख में चल रहे हो गया। तो ये आपका हो जाना चाहिए। और ये पूछा जाता है, पता है क्यों पूछा जाता है? क्योंकि एग्जाम बोर्ड बोर्ड को ना ये पता होता है कि सारे बच्चे जो तो पढ़े हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है। अब अगर आपका क्वेश्चन आएगा, चुटकी में करोगे कि नहीं करोगे? ही किसी भी संख्या से 4,209, 649, 1,850, 2,04,999, इन संख्या को कभी भी गुणा करना पड़े 1001 से, तो परेशान नहीं होना है, गुणा के चक्कर में नहीं पड़ना है, टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है, समझे ना? कुछ भी नहीं करना है, जादू करना है। दिखाऊं? यही दिखा देता हूँ, देखो। कभी भी ध्यान से सुन लो और पूछा जाएगा, वन यानी एक, 1001 गुणे कहे 354 बराबर क्या होगा? ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको जीरो कर दूं, आप भी आंसर निकाल दोगे 1 सेकंड में सारे लोग। 3 जीरो रखोगे, यही संख्या उठा कर रख दोगे, कहोगे ये सर, ये। लेकिन अब यहाँ पे हुआ है क्या, 1। समझाना क्या चाह रहा हूँ, किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को गुना किससे करना पड़े, मल्टीप्लाई किससे किससे करना पड़े, 1001 से करना पड़े, तब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? गुना करेंगे। करो और लगाओ, कितना टाइम लगाओगे? अच्छा बताओ, इसमें आपको करने में कितना टाइम लगेगा लगभग? बोला करो थोड़ा सा जल्दी से, लगेगा तो 3 मिनट है। क्या? हाँ, इसी का रिपीट कर देना है। क्या कर देना है? रिपीट कर देना है, मतलब 3 4 और फिर इसको क्या कर दे, बस, है ना? इसी को रिपीट करना है। याद ये रखना है कि जब हमें किसी संख्या को 1001 से गुणा करना पड़े, तो जो जिस संख्या से हमें गुणा करना होता है उस संख्या को रिपीट कर देना है, बस, आंसर। आया बात समझ में? जैसे दूसरा, ठीक है, कुछ मत करिए, इसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे बोलो, रिपीट कर देंगे।
हाँ या ना? बस कर ले जाएंगे भाई। को नोट करते रहेंगे, भूलेंगे बहुत, ये मत समझना। अब नोट कर लो। मैथ और रीजनिंग आती जितनी जल्दी है ना, जाती भी उतनी जल्दी है। जरा सा प्रैक्टिस ना करो, मत देखो, बस खत्म। ट्रिक क्या होगी? मान लो कोई संख्या है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और नौ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ। हमने क्या नहीं बोला? आठ। मैंने आठ को छोड़ दो, तो इन संख्या को, इस संख्या को गुणा करना है आपको 9 से। ट्रिक है ना ये, तो इसको आप रखेंगे थोड़ा सा, है ना? ध्यान रखिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, नौ, गुणे 9। लेकिन एक एक नौ कितना होगा? एक एक कितना होगा, ये भी तो पता होना चाहिए। भाई ये भी तो है। ऐसी स्थिति में 9 बार क्या लिखोगे? एक लिखोगे। क्या लिखोगे? एक। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। और इसी का ये क्या हो जाएगा? आंसर है। हाँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, नौ, गुणे 18। अब बताओ। दो, 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 ना? कितनी बार दो? 9 बार। चार, चार, आठ, एक, 9। ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ में? तीन, तीन, 36 का चार, चार, 45 का पाँच, पाँच, है ना? 54 का छः, छः, 63 का सात, सात, है ना? 81 का नौ, नौ। कितना आसान है, हम लोग सरल से सरल तरीके से फट से यूं मिनट का सवाल जो दिया है हम सेकंडों में करके चले आएंगे। अब मतलब ये रहेगा कि हाँ हमने किया है, एक डर नहीं रहेगा कि नहीं नहीं पता नहीं क्या आंसर हो। है। हाँ। अब एक और बता दो, एक ट्रिक। 15 220 क्या होगा? बोलिए। कुछ मिलेगा?
मिल रहा है कुछ, नहीं मिल रहा है? नहीं मिलेगा। चल देखो, ऐसी स्थिति में हम इसको गुणा करेंगे 1 से। किससे गुणा करेंगे? गुणा नहीं करना है, दिमाग में करना है, समझे ना? ये कितनी डिजिट और ये कितनी डिजिट, दोनों हुए कितने? 8 बार 1 लिखो, आंसर। नहीं समझ में आया, फिर से देखो। डिजिट कितने हैं? 8 बार 1 लिखो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे। अगर हमें इसी को गुणा करना पड़े किससे? 2 से। यहाँ कहने का मतलब गुणे 1, और जब अगर इसको हम लोग गुणा करना पड़ेगा 2 से, इसको किससे गुणा करेंगे फिर हम? 2 से, है? समझे ना? और फिर इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा? समझे? फिर इसी संख्या को अगर हमें गुणा कर, इसी 73 को गुणा कर रहे हैं किससे? 3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर गुणा कर रहे हैं 4 से तो बोलो, आया अब? नहीं 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 आया, नहीं आया ना? ध्यान से सुनो। 15 2207 को गुणा करना ही होगा 73 से, और जब हम 73 से गुणा करेंगे तो इसको ये मान लेते हैं कि 73 गुणे 1 ना, तो ऐसी स्थिति में उत्तर क्या आएगा? नहीं बात। दूसरी बात, इसी संख्या को फिर इसके डबल से गुणा करना होगा। हाँ, समझे ना? फिर इसी संख्या को उसको तिबल से गुणा करना होगा, समझे? और इसी से करना होगा, अदर से नहीं। तो इसका आंसर ये आएगा। आप समझे बात? आप बताओ 54 का वर्गमूल क्या होगा? किसका वर्गमूल? 54 का वर्गमूल क्या होगा? आप 54 का वर्गमूल या तो याद करके बैठे हो, और मैंने कहा कि आप 25 तक याद कर लो, वही काफी है। तो, आ? नहीं, क्या किया आपने? कुछ किया क्या? नहीं। मोबाइल का सहारा मत लो, है ना? क्योंकि एग्जाम बोर्ड में मोबाइल पहले ना बाहर हो जाता है, तो पता होगा आपको। तो करके देख रहे हो क्या? हाँ, अभी सही है। क्या किया, हमको ऐसे करके दिखा दो। ये क्या? हाँ, लगभग हम यही कार्य करते हैं। देखो, जब 2 डिजिट में हो, ठीक है, 3 डिजिट के तो आप देख लिए ना, ठीक है, 2 डिजिट में है मतलब 100 के नीचे है, और कुछ भी हो, तो आप ये जो डिजिट है ये वाला, इसका आप क्या निकालोगे? अब 1 डिजिट का तो सबको पता है भाई, पता है ना? तो सबसे पहले इसका हमें स्क्वायर निकाल के रख लेना है। तो
इसका स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। और 16 के हम लोग एक डिजिट ही लिखेंगे, सिर्फ बचा के रखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए अभी टाइम लग रहा है बताने में, बाकी हम लोग जल्दी से कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका वर्गमूल आया 16, 16 के हमने लिखा 6, और इस दोनों को आपस में गुणा कर देना है। क्या करना है? इन दोनों को क्या कर देना है? गुणा कर देना है। और स्क्वायर लगा है इसलिए दो बार इसको, जो आए उसको 2 से गुणा कर देना है, इसको आपस में गुणा कर देना है, जो आए इसको 2 से गुणा कर देना है। बात समझ में आई? तो 5 चौक और 20 दूना और 40 और वो हासिल 41 के हासिल 4। और अब इसका वर्गमूल निकालो, जैसे इसका निकाले थे, तो 55 और 25 4 29, यही होगा आपका आंसर। और देखो अभी देखते जाओ, जैसे मैं कहूं कि आप इसका वर्गमूल बताओ, अब इसको देखिए, मत लगाइए, खूब पहले प्रैक्टिस हो जाने दो फिर लगाना। गाल पे हाथ मत रखा करो भाई, समझ में नहीं आएगा आपको, बाउंस हो जाएगा, है ना, भंग होता है दिमाग। देखिए तो हम लोग इसका क्या करें, वर्गमूल निकालेंगे, बोले कितना आएगा? हासिल तो कुछ नहीं आया ना, कोई बात नहीं। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 7 दूनी और 14 दूना 28 के 8 लिख ले, हासिल 2, और 7 सता 49 2, यही आपका आंसर होगा। बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई भी संख्या लेके देख लो, मान लो हमने ले लिया 87 और इसका ले लिया वर्गमूल, ओके, तो 7 सता हासिल और 8 सते 56 दूना 112, और 112 में क्या जोड़े? 4, 116 के 6 हासिल 11, और 8 अठाई 64, और 64 और 11 75, तो हमारा आंसर यही होगा। बोलो अभी आया समझ में? आराम से हम 100 तक के वर्गमूल अब निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे? क्यों भाई? निकल जाएगा। 3 डिजिट में देख ले, 3 डिजिट में देखना ये है कि ये सभी तो हमने 1 1 वाले किए थे, ठीक है ना। अब जैसे आपका वो मान लो 1 के बजाय 1 1 2 हो, और इसका क्या लगा हो? वर्गमूल लगा हो, क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकालो भाई, इसका वर्गमूल क्या होगा? क्या होगा? 4, ओके। और इसका वर्गमूल निकालोगे दोनों का, नहीं नहीं, इसको पहले इससे गुणा करोगे, करो गुणा, है 11 दूना और 22 को 2 से गुणा कर दो, 22 दूना 44। कोई हासिल आई थी कि नहीं आई थी? नहीं, अभी कहाँ है, ओके। अभी हासिल कितना है? 4, याद रखिएगा। और इसका वर्गमूल निकाल लो अब, 11 ग्राम, ये तो आ ही रहा है 121। अब 121 में हम क्या जोड़ दें? वही हासिल जोड़ दें, हो जाएगा। नहीं आया, फिर से देखो, 2 का वर्गमूल निकाल लीजिए, 2 का वर्गमूल क्या आया? 4 आया। इस दोनों मतलब इन दोनों, इस दोनों को एक मिलाओ और इससे क्या करोगे? गुणा कर दोगे, यानी 11 को 2 से क्या करोगे? गुणा कर दोगे, तो 11 दूना 22, और उसको किससे गुणा कर दोगे? 2 से कर दोगे, ठीक है। अगर कोई इसमें हासिल होती तो उसमें हम जोड़ देते, लेकिन हासिल नहीं है इसलिए नहीं जोड़ेंगे। तो 22 दूना 44 के 4 हासिल 4, और इस 11 का अब क्या निकाल लोगे? है, आया समझ में?
चले, मान लो ये है, तो क्या करेंगे बोलो, 3 त्रिका ना 11 या 33 दूना 66 के हासिल, और 11 121 में 6 जोड़ दो। चलो आया, तो दिक्कत तो नहीं हो रही है। सेम अगर मैं इसको कहूं तो 9 9 81 के हासिल, और 11 9 99 दूना, हाँ गुणा कर लीजिएगा, 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। 198 में क्या जोड़ दें, 8, तो 198 में 8 जोड़ोगे तो 206, यहाँ पे क्या लिख लें, हासिल 20, और 11 121 में 20 जोड़ दो, 141, यही आपका क्या होगा, है ना, नहीं आया, कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो जाएगा, तो एक ट्रिक और सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। कोई संख्या है और उस संख्या को उसके विपरीत संख्या से माइनस कर देंगे। संख्या मान लीजिए संख्या है एक्स वाई, इस एक्स वाई संख्या को इसी के विपरीत संख्या वाई एक्स माइनस वाई एक्स कर दें, तो जो मिलेगा, जो शेष होगा, वो हमेशा 9 से विभाजित होगा। मतलब उसको 9 से कटना ही पड़ेगा। कोई संख्या है, उस संख्या को उसके उल्टी संख्या से घटा दीजिए, आई बात समझ। और जो शेष होगा वह शेष किससे कटेगा, हमेशा 9 से, ऑलवेज डिवाइडेड बाय 9। फॉर एग्जाम्पल छोटी संख्या लेकर देख ले, मान लीजिए कि संख्या है, क्या है, इसको हम इसके विपरीत संख्या से किससे घटाएंगे, यही ना, तो क्या आया, क्या आया, और शर्त यह है कि जो शेष आएगा वो हमेशा 9 से कटेगा। बोलो 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 3 डिजिट में चले जाए। मान लेते हैं संख्या है 453, इसको इसकी विपरीत संख्या से हम माइनस कर दें, तो बोलो क्या कर दें, है ये सही है, 13 में से 4 घटेगा, बोलो कितना है,
ओके। और ये चार चार में से हाँ, चार 14 14 में से 5 जाएगा तो इधर तो खत्म कहानी, इधर खत्म कहानी। और शर्त क्या है, कटेगा। कोई भी संख्या लीजिए और उसके विपरीत संख्या से माइनस कर दीजिए, याद रखना वो हमेशा 9 से कट जाएगा। आया भी समझ में। अब बात करेंगे कि विभाजन का नियम क्या है। विभाजन मतलब डिवाइड करेंगे आप ना, तो विभाजन का नियम तो पहले हेडिंग डाल ही दीजिए, विभाजन का नियम। विभाजन का नियम। विभाजन का नियम का मतलब है कि कौन संख्या किससे कटेगी, ये हमको कंफर्म करना है पहले तो, ठीक है ना। हाँ हाँ। अब जो है, तो सबसे पहले, अच्छा, आपको पता होगा एक से सब संख्या कट ही जाती है, तो उसका कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिर एक के बाद कौन आएगा, तो लिखो दो से विभाजित या दो के विभाजन का नियम, दो के विभाजन का नियम। दो के विभाजन का नियम। बोलो, अब मत लिखना। दो से कौन कौन कटेगा, वे सभी संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं जिनके इकाई का अंक या जिनमें इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो। लिखो वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं वे सभी संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं यदि, यदि संख्या के इकाई का अंक, यदि संख्या के इकाई का अंक था, ये बताओ, ये संख्या लिखी है, मान लो यही संख्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है, इसी को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। इसी को हम लोग, किसी भी संख्या को, इसी को हम लोग कहेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट। या इसी को हम लोग कहेंगे लास्ट डिजिट, मतलब अंतिम ना, लास्ट डिजिट कहते ही नहीं कहते हैं। यदि संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, बोलो आया। वे सभी संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक क्या हो, 0 हो। अगर 0 है तो वो दो से पूर्णतः कटेगी,
अगर 4 है, 2 है तो कटेगी, 6 है तो कटेगी, 8 है तो कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। 1 लग गया तो, 3 लग गया तो, 5 लग गया तो, 7, 9 नहीं कटना, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा आपको टेस्ट करते हैं, बताना है। मैं तो मान ही रहा हूँ कि तुम ग्रेजुएशन हो, मतलब इंटर निकल गया है सबका, बच्चे नहीं रहा है। चलिए पढ़ के मुझे बताना। ये इकाई का अंक है ठीक है। बोलो भैया बोलो। हैं? नहीं, कटने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, उससे भैया बता दो कि मैंने लिखा कितना है। मेरे पास इतने रुपए हैं, बैंक में चेक करवाओ तो बताओ कितने हैं। करो करो भैया, मेरे पास इतने हैं, अब दे रहा हूँ अभी, लेकिन गिनती करके बताओ। हाँ, अच्छा अभी कम है। चल, ले लो इतने रुपए, मगर बता तो दो कि कितने ले रहे हो। चाहिए? नहीं चाहिए, गांव में जाके दे देना, बोला लो हम तुमको दे रहे हैं, मगर बताना पड़ेगा कितना ले रहे हो, हम कम से कम लिख तो लेना तुमको दे कितना रहे हैं। बोलो नहीं मांगेंगे, लेकिन कम से कम हिसाब तो हो जाए कि हम तुमको दे रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, ज्यादा पैसा होना ही खराब है। पैसे उतने रहे कि जब हम खाना खा के सोए तो अच्छे से नींद आ जाए, है ना। और पैसे इतने रहे गठरी बना के हम अपने पास ही रखे, नहीं तो कोई ले जाएगा कहीं, वो है ना, इनकम टैक्स का डर हो, चोरी का डर हो, क्या मतलब है ऐसे पैसे का जो नींद ना आ पाए। ये इकाई का डिजिट है, इसको यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट बोल सकते हैं, ओके। रही बात पढ़ने की तो पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो सही है ना। इसी को हम लोग अंग्रेजी में अगर बोलना चाहें तो ये 1 डिजिट है, यूनिट डिजिट बोल दीजिए। ये 10 डिजिट होता है, ये 100 डिजिट होता है, 100 होता है, 1000 होता है ना, यही तो। खैर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, यहाँ तक तो पहुंच गए, यहाँ तक तो पहुंच गए हो। अब नीलम, 10 नीलम,
ओके। पदम 10 पदम, संख्य महासंख्य। आगे छोड़ दीजिए, आगे मुझे भी नहीं आता। आए समझ में? तो एक महासंख, 23 संख्य, 57 नहीं, महापद ओ पदम 10 पदम, 57 पदम, 37 नीलम, 61 खरब, 53 अरब, 71 करोड़, 26 लाख, 5,952। देखिए पहली जो क्लास होगी रीजनिंग की या मैथ की, तो कुछ इस तरह से ही होगी। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको थोड़ा सा ढालें इसमें, है ना। हर विषय में ढालना होता है। आप इकोनॉमिक्स की जब क्लास करेंगे तो हम इकोनॉमिक्स में ढालने का आपका प्रयास करेंगे, आपको मैं उसमें ढालूं पहले। पॉलिटी की करूंगा तो मैं उसमें आपको ढालूंगा पहले। किसी भी सब्जेक्ट में आपको पहले मैं ढालने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप ठीक से सेटिस्फाइड हो जाएं, तब चीजों को बेहतर से फिर आप समझ सकते हैं, है ना। और ढलने में कम से कम कोई भी विषय स्टार्ट होगा तो 2-3 दिन लगता है। समझ में आई बात? ये है आपका डाइस, ठीक है। ये क्या है? ठीक है ना, अभी हम बता रहे हैं आपको। डाइस में 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। लेकिन हम लोग इन्हीं 3-4 सतहों को ही देख पाते हैं। देखो इधर देखो, मान लो हमने इसको देखा, अब बताओ इसमें आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, चल काहे नहीं रहा यार? अब आप ऐसे समझो, ये सतह दिख रही है, ये दिख रही है, ये भी दिख रही है। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये भी दिखेगी, दिखेगी, और ये भी दिख रहा है, दिख रहा है। 4 सतह दिख रही है। दिख क्या नहीं रहा है? इधर का और नीचे का। दिख क्या नहीं रहा है आपको? ये नहीं दिख रहा है और ये नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो जो डाइस होगा उसमें 6 सतह पाए जाएंगे। कितने सतह पाए जाएंगे? 6 सतह पाए जाएंगे।
6 सतहों में 4 सतहें आपको दिखेंगी और 2 सतहें आपको नहीं दिखेंगी। क्वेश्चन यही है कि जो नहीं दिखेंगी उसी को आपसे पूछेगा। समझिए, मैं लिखवाऊं पहले कि समझाऊं? पहले समझाता हूँ। समझ में आई बात? ये कुछ आपका डाइस है, डायग्राम है। क्या है? डायग्राम है। आप इसको बोलो डायग्राम। डायग्राम ये कह रहा है कि जो पासा है आपका वो नाम दे रहा है कि कुछ इस तरह से बनेगा। और क्या? आई बात समझ में? कुछ ऐसे होगा। अब कह ये रहा है, पहले तो आप पहचान लीजिए कि ये डायग्राम क्या है। पासा है। हम बात करेंगे पासा और घन की, तो घन अभी क्यों बाद में पढ़ेंगे, पहले पासा पढ़ लेते हैं। ठीक है ना? तो पासा में आप पहले तो जान लीजिए कि जो टोटल सतहें कितनी होंगी, कितनी सतह हैं टोटल। देखो, ये मान लेते हैं, ठीक है ना? एक सतह, दूसरी सतह, तीसरी सतह, चौथी सतह, पांचवी सतह और छठवीं सतह। हो गई ना? और कैसे समझाऊं? जैसे दिख रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और पीछे का छठवीं। कितनी सतह बनी? तो पासा में याद रखना 6 सतहें होती है। समझ में आएगा? पहले लिख लो एक लाइन, ये बना ले दीजिएगा और लिख ले पहले। लिखे, पासे में एक सतह के, पासे में देखो भाई, फिर से समझो। पासे में जो एक सतह होगी, कोई एक सतह, एक सतह के विपरीत एक सतह होगी। देखो इधर, पहले इधर देख लो। मान लेते हैं ये ऊपर की सतह है, ठीक है? तो ये पासा है, तो पासे की जो एक सतह होगी उसके विपरीत एक सतह होती है। मतलब ऊपर की सतह के विपरीत कौन है ही नहीं है। इस सतह के विपरीत कौन है और इस सतह के विपरीत कौन है? बात समझ में आ गई? तो पासे की एक सतह के विपरीत दूसरी सतह होती है। लिख ले, पासे में एक सतह के पासे में एक सतह के विपरीत, अपोजिट एक सतह होती है। रूल को पहले समझ लेंगे हम लोग तो फिर अच्छे से समझ चलाएंगे। पासे में एक सतह के विपरीत, सही, पासे में एक सतह के विपरीत एक सतह होती है। हो गया? जबकि चार निकटतम सतहें, जबकि चार निकटतम सतहें जबकि चार निकटतम सतहें एक सतह के चारों ओर
एक सतह के चारों ओर विद्यमान रहती हैं। नहीं है समझ में बात आई? देखो ये सतह है, इसके विपरीत एक सतह होगी ना? जबकि जो चार अन्य सतहें होती हैं वो निकटतम उसके चारों ओर सतहों से संबंधित होती हैं, अगल बगल है। जैसे मान लीजिए इसकी सतह के बगल ये, इसके बगल ये, इसके बगल ये और इसके बगल निकटतम है कि नहीं है? तो जबकि चार निकटतम सतहें एक सतह के चारों ओर विद्यमान रहती हैं। नहीं आया समझ में? कुछ ऐसे समझो। देखो इधर, देखो इसके अपोजिट ये विपरीत है कि नहीं है? ये तो विपरीत है। लेकिन देखिए इस सतह के निकटतम कौन सतह है? मतलब ये पूरी सतह है, ये यही है ना? इस सतह के निकटतम ये भी सतह है, निकटतम है कि नहीं है? और इसी सतह के निकटतम ये भी सतह है कि नहीं है? और इसी निकटतम सतह के नीचे भी तो है, नहीं है? ये वाला और एक इसके ऊपर भी तो है, मतलब एक पीछे का ही नहीं है बस। तो चार अन्य सतहें जो होती हैं वो निकटतम होती है, जो एक सतह के चारों ओर होती है। अभी आया? लिखो सतह को मैं कैसे आपको, अच्छा चलो, दो टाइप की होंगी सतहें आपकी। तो आपका पासा जो होगा ना वो दो टाइप का होगा। तो वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे गर्मी काहे लग रही है आज, है? चलिए, तो पासा जो होगा एक आपका स्टैंडर्ड पासा होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है? या इसी को हम बोलते हैं यूजुअल डाइस, मानक पासा। दूसरा होता है नन स्टैंडर्ड डाइस, गैर मानक पासा। तो ये जो पासा है ये दो टाइप के होंगे। कौन कौन? मानक, नहीं, मानक पासा और गैर मानक पासा, ठीक है ना? तो ये मानक पासा क्या है? तो पहले डाइस को हम लोग ऐसे कर ले, मान लेते हैं कि ये है आपका डाइस, और ये डाइस कितने टाइप की होगी? दो टाइप की। एक होगा यूजुअल, यूजुअल डाइस, या इसी को हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा, समझ में आई बात? इसको हम लोग कहेंगे क्या? नन स्टैंडर्ड डाइस, गैर मानक पासा। समझे? ये पहले समझ ले कि मानक पासा क्या है, तो हेडिंग हमारी होगी मानक पासा। थोड़ा सा लिख ले।
लिखो मानक भाषा में, स्टैंडर्डाइज में। यदि किसी पासे में, यदि किसी पासे में यदि किसी पासे में विपरीत सतहों के यदि किसी पासे में विपरीत सतहों के यदि किसी पासा में विपरीत सतहों के संख्याओं का योग हमेशा 7 आता है। यदि किसी पासा में विपरीत सतहों के संख्याओं का योग हमेशा क्या आता है? 7 आता है या 7 हो, तो ऐसा पासा मानक पासा कहलाता है। तो ऐसा पासा मानक पासा कहलाता है। अब मुझे देख के बताओ भाई, क्या लिखा आपने? नहीं, वहां मत देखो ना। यदि किसी पासे में विपरीत सतहों के संख्याओं का योग हमेशा 7 हो, ये नहीं कि आप अब की बार हो गया बस, ऑलवेज 7 हो, तो ऐसा पासा क्या कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा। मान लेते हैं ये डाइस आपकी बनी है, आई बस वही, और इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा सा। विपरीत का मतलब समझ रहे हैं ना? इसका विपरीत, इसका विपरीत, ये समझ रहे ना? तो यदि किसी पासा में विपरीत सतहों का या विपरीत सतहों की संख्याओं का योग हमेशा क्या हो? 7 हो, तो क्या कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6। एक के विपरीत, एक के विपरीत, एक के विपरीत, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, और दोनों का योग, इसका योग, इसका योग, ये तो हमने बोला। यदि किसी पासा में विपरीत सतहों का योग किसी या विपरीत सतहों की किसी संख्या का योग क्या हो? हमेशा 7, तो ये पासा कैसा कहलाएगा? मानक पासा। समझ में आ गई? तो नेक्स्ट लिखें गैर मानक पासा, नॉन स्टैंडर्डाइज। ये भैया याद रख लेना, बार बार काम आएगा। यदि किसी पासा में, यदि किसी पासा में, यदि किसी पासा में किन्हीं भी, यदि किसी पासा में किन्हीं भी निकटतम मतलब नजदीक के
यदि किसी पासा में किन्हीं भी निकटतम दो सतहों का योग या दो सतहों के संख्याओं का योग किन्हीं भी निकटतम दो सतहों की संख्याओं का योग 7 हो। तो ऐसा पासा गैर मानक पासा कहलाता है। तो ऐसा पासा गैर मानक पासा कहलाता है। देखें, नहीं आया समझ में? देखो, ये आया है ना, इसको देखो कह क्या रहा है, परिभाषा क्या है इसकी? यदि किसी पासे में किन्हीं भी दो निकटतम निकटतम सतहों की संख्याओं का योग क्या हो? 7 हो, तो ऐसा पासा गैर मानक पासा कहलाएगा। देखिएगा, डाइस बना के देखते हैं। कोई भी सतहें हैं, डाइस है ना। अब कह रहा है कि जैसे मान लो नहीं आया, आया। अरे इतना तो उबाऊ नहीं पढ़ा रहे हैं, सब लोग उबे उबे लग रहे हैं। ये पासा कैसा है? ये जो पासा बना है, ये पासा कैसा है? ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? कैसे है? अगर नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, गैर मानक पासा है, तो कैसे है? मैंने क्या बोला? यदि किसी इसमें पासे में भी दो निकटतम सतहों की संख्याओं का योग 7 हो, किन्हीं दो निकटतम सतहों का होना चाहिए, एक नहीं, इसमें एक है। इसमें सतहों के विपरीत संख्याओं का योग क्या हो? विपरीत 7 हो, और उसमें किन्हीं दो निकटतम सतहों का योग क्या हो? 7 हो। जैसे देखो,
छेद दो, छेद दो, नहीं आया समझ में। कहाँ से आएगा? नहीं आया। मैंने कहीं गलती हुई तो गलती ढूंढो, हम इसलिए तो रुके पड़े हैं भाई, गलती ढूंढो। हाँ हाँ बस, माने इसको हम क्या कर दें, इसको क्या कर दें, बस किन्हीं दो निकटतम सतहों का योग क्या हो, वो नन यानी गैर मानक पासा कहलाएगा। अब आया समझ में? दो निकटतम सतहों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बस अगर इतनी सी बात तुमको समझ में आ गई है तो फिर आगे के सवाल आराम से आप करेंगे। आगे मैं पढ़ाऊं, टॉपिक होगा लंबा, और पढ़ने में हम लोग क्या करते हैं पता है, टॉपिक को पूरा करना होता है, बीच में नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी होगा ऐसे कि टाइम से बाहर जाएंगे, है ना, और कभी कभी 10-15 मिनट टाइम से पहले भी हो जाएंगे। टॉपिक फिर आगे उठाऊं, चलूं आगे, ये सारा हो गया, भूलोगे तो नहीं ना? रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी भूलिए बात को, तो 3 नियम और हैं। जो हमारा गैर मानक पासा है, इस गैर मानक पासा को निकालने के लिए 3 नियम। इसमें कुछ हमें खास नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी टाइम कर लेंगे, सब समझ में अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें हमको दिमाग लगाना है। पहले तो आपकी इसकी जो डिफिनेशन है वो याद रखना अपना, ताकि बार बार बताना ना पड़े। ठीक है, क्या है, यदि किसी पासे में किन्हीं दो निकटतम सतहों की संख्याओं का योग क्या हो, 7 हो, तो गैर मानक पासा कहलाएगा, ठीक है ना। मानक पासा क्या है, यदि किसी पासा, हाँ, सतहों के विपरीत सतहों का योग क्या हो, हमेशा क्या हो, 7 हो, है ना। ये याद रखना। अब हम जो 3 नियम है, 3 नियम है, वो हम लोग करने वाले हैं। तो पहला नियम लिख ले, पहले पहले लिख ले, फिर हम लोग समझते हैं। लिखो, निकटतम का नियम, क्योंकि निकटतम बात हो रही है तो लिखिए निकटतम का नियम। हाँ, निकटतम का नियम, निकटतम का मतलब पास अगर है, नजदीक है, तो उसमें कौन सा नियम हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। तो लिख, निकटतम का नियम। एक बार हो जाने दीजिए क्लास आपकी, फिर देखते हैं, देखते हैं जोर कितना बाजुए का तेज है? अभी हो जाने दो। देखो, जो संख्या निकटतम होती है, निकटतम होती है, निकटतम मतलब, हाँ, अब सुनो, जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। इतना याद रखना, जो संख्या निकटतम होती है वह कभी विपरीत नहीं हो सकती। अभी सवाल को करेंगे और तो अच्छे से समझ लेंगे। बस इतना ध्यान रखना, जो संख्या निकटतम होगी ना, देखो जरा, इसके निकटतम है ये, है, समझने का प्रयास करो, इसके निकटतम ये है कि नहीं है।
क्वेश्चन नियम क्या कह रहा है? जो संख्या निकटतम होगी वह कभी विपरीत नहीं होगी। अब 2 के विपरीत ये नहीं होगा, 5 के विपरीत ये नहीं। बात समझ में आई? तो अगर मैं ये कहूं कि 2 के विपरीत कौन है, तो आप इसमें इसमें दिमाग मत लगाइएगा, फिर आप किसमें लगाएंगे, है ना? क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया है, रूल में ही, कि जो संख्या निकटतम होती है वह कभी भी विपरीत नहीं हो सकती। आया समझ में? करके देखते हैं। एक डायग्राम बना लो, जैसे बनाते हैं बना लो। इसी में देख ले, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट एक और बना लो। भाई देखो, टाइम कितना भी लग जाए, सही से पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं, है ना? बार बार डाइजेशन रिवीजन करें, इससे अच्छा है कि एक बार अच्छे से पढ़ लें। कोई आ रहा है रीना? कोई आ रहा है? अच्छा, अब समझो मेरी बात को। यार मैं भूल जाता हूँ, पूरा पढ़ा देता हूँ और मैं भूल जाता हूँ। कल से याद दिलाना, मुझे चश्मा लगाना है, ठीक है? आंखें दर्द करने लगती है। वो जो डायग्राम बना है ना, वो बताओ मुझे, मानक है, मानक पासा है कि गैर मानक पासा है? बस आप पहले तो ये पहचान कर लो। ना, क्योंकि दो निकटतम सतहों का योग क्या हो? 5 2 5 2 6 1। दो निकटतम सतहों का योग क्या है? तो फिर ये पासा है कैसा? गैर मानक पासा। और अगर ये गैर मानक पासा है तो अब ध्यान से सुनो। अब सवाल ये कह रहा है, आपसे ये कहेगा कि 5 के विपरीत, तो सॉरी, 5 के विपरीत क्या होगा बताओ? ये डाइस बना देगा और कहेगा कि 5 के विपरीत क्या है, ये बताओ। देखो, मैंने पहले बोल दिया कि अब इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि दो निकटतम सतहों, जो दो निकटतम सतहें होती हैं वो कभी भी विपरीत नहीं होती। बात समझ में आई? ये आपने लिखा है, पढ़ा है, तो ये और ये अब इसका तो नहीं होगा। तो मतलब क्या है ये तो समझ लो। मतलब ये समझो कि दो के विपरीत क्या नहीं होगा? दो के विपरीत एक नहीं होगा। और किसके विपरीत? 6 के विपरीत या 3 के विपरीत क्या नहीं होगा? 6 नहीं होगा। भाई 2 के विपरीत 1 होगा और 5 के विपरीत क्या नहीं होगा? मतलब 5 के विपरीत 6 भी तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ध्यान सुनो, 2 के विपरीत 1 नहीं होगा, 3 के विपरीत 6 नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो 5 के विपरीत तो 5 होता ही नहीं है भाई। तो 5 के विपरीत होगा क्या, ये धूप बताओ मुझे। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ गुड, 4 ही होगा। 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा?
4 होगा, क्योंकि पांचे में मतलब कितने होते हैं, सतहें होती है, तो आपको सारी सतहें दिख रही हैं, कौन सतह नहीं दिख रही है। और चूंकि जो दो निकटतम सतहें हैं वो अगर निकटतम सतहें हैं तो वो विपरीत सतहें नहीं हो सकती है, और जब 2 का विपरीत 1 नहीं होगा, 3 का विपरीत 6 नहीं होगा, 5 का विपरीत 5 नहीं होगा, तो होगा क्या 6, तो सही 4। हाँ, नहीं योग से नहीं जाना, आप हमको विपरीत पूछ रहा है ना। नहीं आया। दो सतहों के योग क्या है 7, और दो निकटतम सतहों के योग 7 है, इसलिए गैर मानक पासा है, और गैर मानक पासा है तो फिर जो निकटतम सतह है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है, हमने पहले लिखा, पढ़ा, समझा। तो इसका ये तो होगा नहीं, इसमें ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, तो इसमें ये भी नहीं होगा, मतलब 2 का विपरीत 1 नहीं, 3 का विपरीत 6 नहीं, 5 का विपरीत 5 नहीं, तो 5 का विपरीत होगा क्या। अच्छे सतह होती हैं, 1 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है, 5 मिला, 6 मिला, क्या छूटा, बोलो आया कि नहीं आया। टाइम लेगा भाई, टाइम भी लगाना है, समझना भी है बार बार, इसीलिए बोल रहा था छोड़ दो उसको यहीं पे, 9:30 हो गया है ना, तो समझना थोड़ा सा, और दे दो एक आध एग्जाम्पल ना, ठीक है। और हाँ, अपोजिट ऑफ 2 मतलब 2 के विपरीत क्या होगा, है नहीं, है ना, 7 कहीं दिखा आपको, अगर 3 2 करेंगे तो 5, और 6 3 9, उधर का करेंगे तो 5 2 7, है ना। तो जो निकटतम सतहें हैं, तो निकटतम सतहों के विपरीत जो सतहें होती है वो विपरीत कभी हो नहीं सकती। देखो, दो के अगर 2 हम कॉमन मान लो, तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4, ओ सॉरी, इसी में क्या दिख रहा है पहले ये बताओ, पहले तो ये भी देखो ना कि दिख क्या रहा है, कौन सतह हमको दिख रही, कौन नहीं दिख रही है, और हमको 2 के अपोजिट पूछ रहा है, किसके अपोजिट पूछ रहा है, 2 के अपोजिट पूछ रहा है। देखो, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, देखो 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा 5, और 6 के अपोजिट क्या होगा 1, मतलब 3 के अपोजिट क्या होगा और 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, क्या नहीं दिखा, बस। अरे करेंगे यार, परेशान ना हो।